तो बायोकेमिस्ट्री में आज टॉपिक है एंजाइम्स, है ना। तो काफी दिनों से बच्चे एंजाइम को लेके परेशान है कि एंजाइम का टॉपिक चाहिए। एंजाइम में देखो ये है आपका सिलेबस, पढ़ना क्या क्या है आपको। एंजाइम के लिए डेफिनेशन पढ़नी है, एंजाइम की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और IUB एंड MB क्लासिफिकेशन, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइमेटिक इनहिबिटर्स, थेरेपेटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी तक आज हम लोग इस वीडियो में खत्म कर लें। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते। देखो फिगर जाना पहचाना लग रहा है इसमें, है ना, कि ये क्या है भाई। देखो सिंपल सी चीज है, ये है आपका एंजाइम, ठीक। ये आपका एक्टिव साइट पे जुड़ने वाला है, क्या है, इसको बोलते हैं कोफैक्टर। और ये है आपका सबस्ट्रेट। जब ये कोफैक्टर यहां पे जुड़ता है तब ये एक्टिव साइट जो है ये एक्टिवेट हो जाती है, बराबर। अभी देखते हैं ये सारी कहानी। चलो भाई, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम क्या होता था, वो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन रिएक्शन की एक्टिविटी को वो फास्ट फॉरवर्ड कर देता था, मींस उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता था। ठीक उसी तरह से एंजाइम हमारी बॉडी में बायोकेमिकल कैटालिस्ट या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का काम करता है, मींस हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जो रिएक्शंस हैं उनके रेट को बढ़ा देता है। बात समझे। तो एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्रेजेंट ओनली इन स्मॉल अमाउंट। कैटालिस्ट रिएक्शन में हमेशा बहुत स्मॉल अमाउंट में जरूरत पड़ती है। कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही हाल है एंजाइम का। कोई भी रिएक्शन अगर होने वाली है तो उस रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है और सभी की बॉडी में सिंथेसाइज होता है, सिक्रीट होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। जो हमने कहा ना, केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल कैटालिस्ट की बात करते हैं और यहां पे हम लोग बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या करता है, दैट स्पीड अप द पेस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में फुल ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देता है, उसके पेस को बढ़ा देता है, ठीक है। अ कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द केमिकल रिएक्शन। ये किसी केमिकल रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा कि भाई इधर जाना है, इधर डाइवर्ट नहीं करने वाला, इधर ही जाना है उसको। बस ये क्या करता है, बूस्टर का काम करता है। जैसे गाड़ी की स्पीड फुल ऑफ करने के लिए स्पीड बूस्टर लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एंजाइम है ये रिएक्शन के लिए वही बूस्टर का काम करता है। गाड़ी को एक्सेलरेट कर देता है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक। तो जिधर जाना है 1 किलोमीटर अगर 1 घंटे में रिएक्शन तय कर रही है तो ये क्या करेगा, उसी 1 घंटे को 10 मिनट कर देगा। रास्ता नहीं बदलने वाला, बस वो जो जा रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, करेक्ट। तो कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द केमिकल रिएक्शन बट इट एक्सेलरेट द रिएक्शन, एक्सेलरेट कर देता है। दे आर नॉट कंज्यूम इन ओवरऑल रिएक्शन। रिएक्शन में ये कभी रिएक्टेंट की तरह पार्टिसिपेट नहीं करता, मींस ये कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। दे अंडरगो केमिकल एंड फिजिकल चेंज ड्यूरिंग एंड रिटर्न ओरिजिनल स्टेट एट द एंड। अब रिएक्शन को तेज करने के लिए ये रिएक्शन में मिल जाएगा, रिएक्शन में घुल जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन जिस फॉर्म में ये यूज किया गया था उसी फॉर्म में बाद में मिल जाएगा। मतलब वो किसी तरह से एको इंच, एको ग्राम यूटिलाइज नहीं होने वाला, ठीक। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इसी पे पूरी तरह से बेस्ड है, किस पे, एंजाइम पे, राइट। तो प्रॉपर्टी की बात कर ले हम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। देखो एक एक चीज पढ़ेंगे और हर एक चीज, मतलब आउटकम की बात की जाए कि एंजाइम पढ़ने के बाद एंजाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके थ्रू हो जाएंगे। बात रही मेंबरशिप से, बच्चे बहुत दूर भाग रहे हैं। देखो मेंबरशिप अभी फिलहाल 3 महीने के लिए एक्टिवेट की गई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैं चाहता हूं कि मैं खुद एग्जम्प्टेड कर दूं
और ये जो फीस है ये थोड़ी ज्यादा बच्चों को लग रही है, 159। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं, लेकिन इसको मैं 3 महीने बाद 100 के आसपास ले आऊंगा। वैसे भी नए साल पे मैं अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दूंगा, फिर उसी पे पढ़ाऊंगा, और वहां की फीस 100 रुपए के अंदर होगी, जो हर किसी के लिए। फिर उसमें मेरे पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि हाँ, अगर मैं जानता हूं कि भाई कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को बाकायदे मेरी तरफ से मेरे चैनल पे फ्री में पढ़ने का ऑफर रहेगा। लेकिन अभी क्या यूट्यूब से मेंबरशिप ऑन हुई है, तो यहां पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो 3 महीने तो अभी आपको पे करने पड़ेंगे। 3 महीने के बाद जब मैं एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा तो ये सुविधा लेके आ जाऊंगा, 100 रुपए के अंदर आपकी फीस आ जाएगी, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर देखो तो 159 भी नहीं है, आप 11 सब्जेक्ट, एग्जिट एग्जाम आ रहा है, एग्जिट एग्जाम के लिए आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब कुछ पढ़ना है, राइट। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जाए, जो जो आ रही हैं। अभी पेमेंट से रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम जो आ रही है वो धीरे धीरे करके कोशिश करो ओवरकम हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात करें तो सबसे बड़ी चीज, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट क्या भाई, एक्सेप्ट है राइबोजाइम। राइबोजाइम, ठीक, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, राइबोजाइम्स, ठीक। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन वाइस एंड वर्सा, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम और नॉट एंजाइम। जो हम लोगों ने प्रीवियस में देखो प्रोटीन पढ़ा है ना, 3rd चैप्टर बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन पढ़ा है, वहां कहीं लिखा नहीं था कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। सारे एंजाइम तो प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। इस बात को हिंदी अंग्रेजी जिस लाइन में भी लिखना हो डबल सर्कल कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे एंजाइम एक्सेप्ट राइबोजाइम, सारे एंजाइम आपके प्रोटीन हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ठीक। करते क्या है, दे कट द बिग मॉलिक्यूल अपार्ट। बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, और उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल टू फॉर्म बिग मॉलिक्यूल। पहले भाई जैसे कोई रिएक्शन है A+B, ठीक। अब A+B रिएक्शन होने के लिए A को भी टूटना पड़ेगा और B को भी टूटना पड़ेगा, ठीक, और फिर मिलके बनेगा C। तो पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं भाई, जैसे आप खाना खाते हो, आप रोटी को क्या करते हो, चीव करते हो, है ना, चबाते हो, उसके बाद स्टमक में जाता है, स्टमक क्या करता है, वहां मिक्सी चलती है और क्रश हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। तो उसके बाद कैटाबोलिज्म होती है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, है ना। कैटाबोलिज्म में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और एनाबोलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होने के लिए छोटे मॉलिक्यूल में टूटने पड़ेंगे, उसके बाद उससे प्रोडक्टिव बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, यानी हमारा C बनता है। ये काम किसका, एंजाइम। इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर एंजाइम कैटालाइज्ड। हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द जितनी रिएक्शंस हैं वहां पे एंजाइम कैटालिस्ट का काम करता है। एंजाइम कैटालिसिस की वजह से वो रिएक्शंस थोड़ी सी फास्ट हो जाती हैं, ठीक। यही काम जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई बीमारी हो जाती है तो मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन उन्हीं एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होते हैं और उस सिंथेसाइज होते हैं, और क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। The substance upon which the enzyme act is called substrate। भाई कोई भी एंजाइम है वो किस पे वर्क करेगा, वो वर्क प्रोडक्ट पे नहीं करने वाला। भाई सपोज करो, देखो ये है आपका सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट से फाइनली बना है प्रोडक्ट। अब इस सबस्ट्रेट को यहां पे लेके आना है, सबस्ट्रेट की रिएक्शन फास्ट करनी है, तो एंजाइम को किसको ताकत देनी पड़ेगी, सबस्ट्रेट को ताकत देनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाना पड़ेगा, सबस्ट्रेट के साथ बनाना पड़ेगा, तभी तो सबस्ट्रेट भाग के प्रोडक्ट तक पहुंच पाएगा। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस जिसको तय करनी है, पीठ पे उसी को ला दोगे ना, बूस्टर उसी के लगाओगे ना, 1 किलोमीटर दूर खड़े व्यक्ति को थोड़ी लगाओगे। ठीक उसी तरह से तो सबस्ट्रेट वर्क किस पे करेगा, सबस्ट्रेट अपॉन विच एंजाइम एक्ट एज कॉल्ड, मीन सबस्टेंस, जिस सब्सटेंस पे एंजाइम काम करता है, वर्क करता है, दैट इज सबस्ट्रेट।
क्योंकि यहां पे सबस्ट्रेट से कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बनेगा। बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, है ना। सबस्ट्रेट था, अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट से मिल जाता है तो भाई ये है एस सबस्ट्रेट, ई है एंजाइम, है ना। ये क्या बना लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब इसकी स्पीड फास्ट होगी, तब ये कम समय में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग करेगा, बाइंड करेगा। कैसे बाइंड करेगा अभी देखेंगे हम आगे, है ना। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जब देखेंगे वहां पे यही तो है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव के साइट के साथ बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट में बूस्टर्स आ जाते हैं। मीन सबस्ट्रेट क्या हो जाते हैं, सबस्ट्रेट बहुत ताकतवर हो जाते हैं और फिर वो रिएक्शन फास्ट कर लेते हैं। एंजाइम हैव इनॉर्मस पावर ऑफ कैटालिसिस, बहुत सारी शक्तियां होती है, सुपर पावर्स होती हैं एंजाइम्स में, है ना। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन 10⁵ से लेके 10⁻10 टाइम्स। सोचो इतने फोल्ड्स रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। इतना तो जो NIAS लगता है, जो बूस्टर लगता है गाड़ियों में, है ना, वो भी नहीं बढ़ा पाता। 10⁵ से लेके 10⁻10 फोल्ड्स, बिलियंस से भी ज्यादा टाइम्स ज्यादा क्या निकल गया, मींस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, है ना। एंजाइम्स जैसे एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैन हाइड्रेट 10⁶ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, हाइड्रेट कर देता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। कितने, 10⁻6 मॉलिक्यूल, 10⁻6 मॉलिक्यूल कितना पर सेकेंड। अब स्पीड देखो, 1 सेकेंड में 10⁻6 कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रेट कर देता है, बराबर। एंजाइम्स आर फॉर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू नॉन एंजाइम कैटालिस्ट। मींस दो रिएक्शन हो रही हो, एक नॉर्मल तरह से हो रही हो, है ना, नॉर्मल तरह से इन द सेंस केमिकल रिएक्शंस उसको कैटालाइज कर रहे हो, दूसरी रिएक्शन में हमारे एंजाइम कैटालाइज कर रहे हो। तो जो केमिकल रिएक्शन का कैटालिसिस हो रहा है उसकी रिएक्शन का रेट इतना फास्ट नहीं बढ़ता है जितना एंजाइम्स जिसको कैटालाइज कर रहा है उसका रेट फास्ट हो जाता है। मींस उसके कंपैरिजन में एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस काफी ज्यादा फास्ट होती हैं। एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन ओवरऑल द रिएक्शन। ठीक जिस तरह से हमारा कैटालिस्ट काम करता है बाकी सारी प्रॉपर्टी कैटालिस्ट की तरह ही होंगी। मींस ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पर भी बताया ना, 1 सेंटीमीटर कंज्यूम नहीं होता, 1 ग्राम भी कंज्यूम नहीं होता। जितने फॉर्म में जाएगा रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के बाद उतने ही फॉर्म में उसी तरह से वो बाहर निकल जाएगा, अनचेंज्ड। अब एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है लेकिन नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जाहिर सी बात है जब रेट ऑफ रिएक्शन को ही केवल बढ़ा रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई खास फर्क नहीं डालता है, ठीक है। सिंस द एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस, चूंकि एंजाइम कैसा है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉलिक्यूलर वेट 12,000 से कहीं ज्यादा होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट एंजाइम का होता है, बहुत ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। मींस 12,000 से ज्यादा इनका क्या मॉलिक्यूलर वेट होता है। मींस इतने बड़े बड़े होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ देयर नेटिव प्रोटीन कन्फर्मेशन, राइट। जिस एंजाइम की जो एक्टिविटी है अभी हम देखेंगे, जो नेटिव प्रोटीन कन्फर्मेशन है उसका जो जुड़ेगा उसके साथ, उस पे डिपेंड करती है कि कैसी होगी। मींस जो कोफैक्टर उससे जुड़ेगा कि उस कोफैक्टर की वजह से, कोफैक्टर्स क्या होते हैं अभी देखते हैं। एज सुन एज दे डिसोसिएट डीनेचर दे लॉसेस देयर कैटालिटिक। अब देखो एंजाइम का अपना, चूंकि प्रोटीनेसियस है, अपना एक टेम्परेचर होता है काम करने का, अपना एक पीएच होता है काम करने का। अगर एंजाइम को ज्यादा टेम्परेचर, यूजुअली भाई एंजाइम अगर हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं तो उनका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर काम करने का वो हमारी बॉडी का होगा 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब अगर हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उनकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। मींस वो डीनेचर्ड हो सकते हैं, उनकी बॉन्डिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स टूट सकते हैं। टूट जाएंगे तो जो एंजाइम होगा वो प्रोटीनेसियस फॉर्म में, अपने फॉर्म में ही नहीं एग्जिस्ट रह पाएगा। जब अपने फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, राइट।
व्हेन फाइनली ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल अमीनो एसिड, मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ गया अगर, या डीनेचर हो गए, डिसोसिएट हो गए, किसी भी रीजन से गलत पीएच पे काम करा दिए या ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे, है ना, डीनेचर्ड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से अब जाहिर भाई जो एंजाइम है वो खुद ही पूरा एज इट इज नहीं है। जब एज इट इज नहीं है तो जो उसकी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। अब बात करें, सम एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल केमिकल कंपोनेंट एज ए नॉन प्रोटीन कोफैक्टर। कुछ क्या एंजाइम्स जो है एक्टिव होने के लिए, एंजाइम्स तो ऐसे ही पड़ा रहेगा प्रोटीनेसियस फॉर्म में, लेकिन उसकी साइट को एक्टिव करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, राइट। अब ये कोफैक्टर क्या बला है देख लेते हैं भाई। देखो कोफैक्टर क्या है, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटल कोफैक्टर्स, है ना, जिनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरों को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक होता है वो उसको और क्या बोलते हैं, उसको दो पार्ट में, एक मेटेलोजाइम और एक मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम। मेटेलोजाइम और मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं, ठीक। मींस एक लूजली बाउंड होता है, एक बहुत टाइटली बाउंड होता है। दूसरा ऑर्गेनिक फैक्टर में एक कोएंजाइम होता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। एक कोएंजाइम और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे होता है, क्या होता है, देखो कोफैक्टर, देखो अगेन मैंने बताया कोफैक्टर को एक इसेंशियल आयंस में, जिसको हमने मेटालिक कोफैक्टर बताया, मान लेगा, है ना, गर्म ज्यादा है, ठीक है ना। कोफैक्टर जिसको इसेंशियल आयन में क्या है, ये दो तरह के हैं। देखो एक्टिवेटर मेटल आयन ये लूजली बाउंड होते हैं, ये मेटल आयन के होते हैं। जैसे अभी हम आगे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे कि उससे अगर हम मेटल को निकाल दें तो उसकी वैल्यू खत्म, है ना। फिर दूसरे क्या, कोएंजाइम, मेटल आयंस में दो होते हैं, कि एक्टिवेटर मेटल आयन जो लूजली बाउंड होते हैं, दूसरे मेटल आयन जिसको हम मेटेलोप्रोटीन बोलते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं, है ना। यही फर्क है, एक टाइटली बाउंड होता है, एक लूजली बाउंड होता है। दूसरा फिर कोफैक्टर और कैसा, कोएंजाइम क्या है, लूजली बाउंड होता है, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये टाइटली बाउंड होता है। कैसे ये आगे हम और थोड़ा सा इसको और डीप में जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोफैक्टर्स is the non-protein molecule which carries out of the chemical reaction that cannot be performed by 20 standard, जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है वो ये काम नहीं करते हैं कोफैक्टर का। कोफैक्टर देखो बेसिकली दो तरीके के हैं। कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ होलोजाइम। अब होलोजाइम क्या है वो भी हम देखेंगे, देखो एक एक टर्मिनोलॉजी है, होलोजाइम देखना है अभी, है ना। तो कोफैक्टर बेसिकली क्या, हमने एक चीज जान ली है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, विच इज एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी। बिना कोफैक्टर के आपका एंजाइम बेकार है। मींस जैसे न्यूक्लियर बम हो और अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला तो कोई मतलब नहीं, है ना। या कोई ताला है, उसमें अगर आपने चाबी नहीं लगाई तो ताला बंद ही रहेगा, खुल नहीं सकता, एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक उसी तरह से आपके एंजाइम्स हैं, जब तक कोफैक्टर नहीं लगाओगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे, सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा उससे। ठीक, तो कोफैक्टर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत अच्छे से समझ लो, ये पार्ट ऑफ कोफैक्टर ही है। कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन पार्ट और पार्ट ऑफ किसका, होलो एंजाइम का, है ना, होलो एंजाइम का। अब होलो एंजाइम का मतलब देखो सिंपल से समझ लो, अभी बता देता हूं। एंजाइम प्लस कोफैक्टर, एंजाइम को कोफैक्टर के साथ इसको बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक, ये टर्मिनोलॉजी अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, बस कंफ्यूज ना हो इसलिए यहीं पे समझ लो। कोफैक्टर जब एंजाइम के साथ जोड़ दिया तो दैट इज कॉल्ड होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम से कोफैक्टर निकाल दिया दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। यानी एपो एंजाइम कैसा, इनएक्टिवेटेड, कोफैक्टर लगा दिया होलो एंजाइम बन गया। होलो एंजाइम कैसा, एक्टिवेटेड। ठीक, अभी और आगे डिटेल में हम फिर से बात करेंगे इसके बारे में। कोफैक्टर कैन बी मेटल आयन, हमने बात की थी कि
आयनिक दो फॉर्म में होते हैं, एक लूजली बाउंड, एक टाइटली बाउंड। मेटल आयन में जैसे मैग्नीज हो गया, है ना, फेरिक हो गया, जिंक हो गया। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखो ये क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोएंजाइम। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनको हम बोलते हैं कोएंजाइम, राइट। और ये लूजली बाउंड होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं। यहीं पे कहीं अगर ये टाइटली बाउंड हो जाए तो इन्हीं को हम बोल देंगे बायो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना। ऑर्गेनिक मतलब, अब देखो ऑर्गेनिक देख लो, ऑर्गेनिक दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जैसे ग्लाइकोजन। ऑर्गेनिक ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज रिक्वायर्ड स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पायरिडॉक्सल फास्फेट, जैसे ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करना है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करना है तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए इसके लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन, पायरिडॉक्सल फास्फेट को ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज के साथ जब बाइंड कर देते हैं तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिवेट हो जाता है। यानी हमने एंजाइम के साथ क्या एक्ट कर दिया, एक कोएंजाइम एक्ट कर दिया, ठीक, कोएंजाइम जोड़ दिया। इनऑर्गेनिक की बात की जाए अगर, है ना, इनऑर्गेनिक दीज आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड प्रॉपर एक्टिविटी। यहां पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होंगे वो प्रॉपर एक्टिविटी के लिए, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज में चाहिए जिंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, इसको एक्टिवेशन के लिए एक मेटल चाहिए, है ना। मेटल मींस एक कोफैक्टर चाहिए, वो कोफैक्टर कौन सा होगा, वो कोफैक्टर जिंक है, ठीक। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, लेकिन ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब इसकी बाइंडिंग कोफैक्टर मैग्नीज के साथ हो जाएगी, मैग्नीशियम के साथ हो जाएगी, तो मैग्नीशियम आयन जब इससे जुड़ता है तब जाके, भाई जैसे सपोज करो ये क्या है, ये हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज है, ये मान लिया हमने कि ये हेक्सोकाइनेज है ना, ये हेक्सोकाइनेज है, ये अभी इनएक्टिव है, इसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम, इसको बोलेंगे एपो एंजाइम। जब इसमें हमने डाल दिया मैग्नीशियम तो ये एक्टिवेट हो गया, यानी एंजाइम के साथ साथ यहां पे कोफैक्टर ऐड हो गया। अब इसको हम होलो एंजाइम बोल सकते हैं। तो कोफैक्टर के बिना एंजाइम इनएक्टिव है ना। ऑर्गेनिक वाले कोफैक्टर कौन से थे, दो थे, प्रोस्थेटिक ग्रुप और एंजाइम को एंजाइम। यहां पे देखो ऑर्गेनिक वाले में एक को एंजाइम था, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप था। एक को एंजाइम जो लूजली बाउंड था, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड था, है ना। तो ये चीज है। अब देखो इसमें क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिससे बहुत टाइटली बाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर। एग्जांपल में फ्लेविन या हीम ग्रुप या बायोटिन, ये इजिली डिसोसिएट नहीं होते। कब डिसोसिएट होंगे, जब वो एंजाइम डीनेचर हो जाता है। ध्यान रहे, जब वो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, टाइटली बाउंड होता है, जब उसको मार दोगे तभी ये अलग होंगे। मीन दो जिस्म एक जान, मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड है, ठीक। वहीं कोएंजाइम की बात करें, ये लूजली बाउंड है। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, जैसे NAD+, NADH, NADPH, है ना, इन सब में ये क्या है, ये आराम से डिसोसिएट हो जाते हैं। लूजली बाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम। और ये आराम से रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के बाद ये कोफैक्टर आराम से बाहर निकल आते हैं एंजाइम से, ठीक। तो हमने देख लिया कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर कौन कौन से हैं, इनऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक में मेटेलिक वाले हैं, ठीक। और कौन से कोफैक्टर हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर हो गया, और कौन सा हो गया, कोएंजाइम कोफैक्टर हो गया। ये सारे कोफैक्टर हैं। कोफैक्टर की जरूरत क्या पड़ती है, कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। एंजाइम से भाई रिएक्शन फाइनली होगी कैसे, एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट बाइंड होगा तभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट तब तक बाइंड नहीं हो सकता जब तक इस सोते हुए एंजाइम को जगाया ना जाए। एंजाइम को आप जगा कब सकते हो, जब इसमें कोफैक्टर आप जोड़ दो। जब कोफैक्टर ऐड हो जाता है और ये होलो एंजाइम बन जाता है तो भी ये एक्टिवेट हो जाता है।
होप सो कि क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो होलो एंजाइम क्या है, काफी कुछ बता चुका हूं, समझ में आ गया हो। होलो एंजाइम ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम, होलो एंजाइम इज कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम। कंप्लीट फंक्शनल मींस अब ये लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ट्रेनिंग पूरी हो गई है ना, एक्टिवेट, जग चुका है। जैसे कुंभकर्ण नहीं रामायण में, वो जग गया था, जब जग गया तो अब वो लड़ सकता है। विच आर कैटालिटिकली एक्टिव साइट, मींस एक्टिव साइट जो है इसकी एक्टिवेट हो गई। होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ एपो एंजाइम टुगेदर विद कोफैक्टर। देखो सिंपल सी चीज समझो, सिंपल सी चीज देखो ध्यान से, ये लो, ये हो गया आपका एंजाइम, ये है एंजाइम, याद रहे। और इसी एंजाइम को हम बोलेंगे एपो एंजाइम, इस एंजाइम को बोलोगे एपो एंजाइम। क्लियर, बिल्कुल शार्प शब्दों में। उसके बाद इस एंजाइम में जोड़ दो आप कोफैक्टर, इस एंजाइम में जोड़ दिया आपने कोफैक्टर, और जब कोफैक्टर जुड़ जाएगा तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये हो जाएगा आपको होलो एंजाइम। नहीं समझ में आया? फिर से समझो, देखो ये है आपका एंजाइम, क्या है? एंजाइम, ये एंजाइम है। और जब भी कभी एंजाइम की बात की जाएगी ये हमेशा एपो एंजाइम होगा, मींस इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक, अब इस पे जो है आके एक ये आके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये बाइंड हुआ, ये क्या है? ये है कोफैक्टर। कोफैक्टर तो ये क्या करेगा? देखो ध्यान से, ये आके यहां पे बाइंड कर गया। ठीक, जब बाइंड कर गया तो ये आपका हो गया होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मींस एंजाइम जो कि एपो एंजाइम, इनएक्टिव को एपो एंजाइम बोलते हैं। एपो एंजाइम को कहते हैं हम विदाउट कोफैक्टर, इनएक्टिव एंजाइम, एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। होलो एंजाइम को क्या बोलोगे? एंजाइम विद कोफैक्टर, है ना। तो जो होलो एंजाइम है वो पूरी तरह से एक्टिवेट रहता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज हो गया, है ना, आरएनए पॉलीमरेज होंगे, ये सब क्या है? एग्जांपल का है कि होलो एंजाइम्स के। एपो एंजाइम और एपो प्रोटीन इज द एंजाइमेटिकली इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट। एपो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम से कोफैक्टर निकाल दो, दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। एपो एंजाइम कैसा है? इनएक्टिव है, सोता रहेगा, है ना। रिक्वायर्ड फॉर कोफैक्टर फॉर एक्टिविटी मींस उसको अगर जंग, भाई कुंभकर्ण है, सो रहा है तो थोड़ी ना आप जंग करवा सकते हो, जंग करवानी है तो उसको जगाना पड़ेगा, और जगाने के लिए कोफैक्टर लगाना पड़ेगा, है ना। तो एपो एंजाइम में जब कोफैक्टर लगा देते हैं तो वो होलो एंजाइम बन जाता है। मींस अब उसके अंदर जान डाल दी, अब उड़ गया तो वो काम करेगा, राइट। तो होप सो कोफैक्टर क्या है, को एंजाइम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है ना, और होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है। इतनी चीजें उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी, भाई एफिशिएंसी क्या है एंजाइम की? एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। भाई किसी की भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो उसकी एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको घटाना पड़ेगा, तभी तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा पाओगे। दे डू नॉट चेंज ओवरऑल द फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन मींस फाइनल जो इक्वेशन होगी, फाइनल जो पोजीशन होगी, वहां पे हम उसका क्या करते हैं? किसी भी तरह का फ्री एनर्जी में कोई चेंज, ओवरऑल फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है जब डाउन करोगे तभी तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, तभी उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एंजाइम बेसिकली क्या करता है? इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। लेकिन जो आपके जो रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट है वो उसका क्या करता है? भाई अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं हो पाएगा, वो भागता रहेगा। भाई किसी के अंदर एनर्जी ज्यादा दे दो, ज्यादा ग्लूकोन डी पिला दो तो पकड़ में थोड़ी आएगा। जैसे छोटा बच्चा भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। पकड़ में कब आएगा? पकड़ में तब आएगा जब वो थक जाएगा, है ना। तो रिएक्शन, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करना पड़ता है, तब जाके वो एंजाइम के साथ बाइंड होगा और फिर एंजाइम उसको अपने तरीके से एक्टिवेट करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। फिर स्पेसिफिसिटी की बात करें, स्पेसिफिसिटी की बात करें, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन, स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन जो उसकी एक्टिव साइट है जिसपे वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जो भी सबस्ट्रेट जुड़ेगा वो ऐसा नहीं है कि किसी भी एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा, उसका शेप एंड साइज उसी तरीके का होगा जैसे रिसेप्टर का केस हमने देखा है।
जैसे रिसेप्टर का केस देखा है फार्माकोलॉजी में, राइट, उसी तरह से यहां पे एंजाइम होता है जिसकी अपनी एक यूनिकनेस होती है, मींस एक अलग तरह का होता है। इट्स एक्टिव साइट होती है, उसकी स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन होता है, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे लॉक एंड की ताले में हर चाबी नहीं घुस जाएगी, उसी तरह एंजाइम में कोई भी सबस्ट्रेट जाके फिट नहीं हो जाएगा, जो उसी की तरीके का होगा, जो यूनिकनेस, जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम उसी सबस्ट्रेट और एंजाइम का सेम होगा, तभी जाके ये कॉम्प्लेक्स बन पाएगा, राइट। तो यूनिकनेस, एक्टिव साइट, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंजाइम सिलेक्ट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर अटैक। ऐसे ही एंजाइम्स पे ऐसे ही सबस्ट्रेट अटैक कर सकते हैं, या ऐसे सबस्ट्रेट पे ऐसे ही एंजाइम अटैक कर सकते हैं जिनका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, अदरवाइज वहां जाके वो फिट ही नहीं हो पाएंगे। भाई ऐसा है ना, तो उसके लिए इस तरह का चाहिए ना, लाइक दिस शेप ऐसा तो चाहिए कि जहां पे जाके फिट हो जाए, है ना। ओके, दिस लीड्स टू स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड ही नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन कैटालाइज नहीं हो पाएगी। तो रिएक्शन कैटालिसिस के लिए एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होनी चाहिए। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, डिफरेंट एंजाइम ब्रिंग आउट द डिफरेंट रिएक्शन। अलग अलग एंजाइम, देखो सबस्ट्रेट एक है, ये है एक सबस्ट्रेट, देखो दोनों में, लेकिन यहां पे देखो अलग कैटालिस्ट है, यहां पे डी कार्बोक्सिलेज अलग कैटालिस्ट है, तो दोनों अलग अलग मींस अलग अलग, एक ही स्पेसिफिसिटी इसी को बोलते हैं। डिफरेंट एंजाइम ब्रिंग द डिफरेंट रिएक्शन। ये एक एंजाइम ऑक्सीडेज हो गया, ये अलग रिएक्शन बना रहा है, ये दूसरा वाला देखो डी कार्बोक्सिलेज अलग एंजाइम है, ये अलग रिएक्शन बना रहा है। प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं, दोनों देखो रिएक्टेंट दोनों के सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एंजाइम अलग है और इनके जो फाइनल प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग बन रहे हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। मींस ये वाला जो सबस्ट्रेट है इसके साथ ऑक्सीडेज बाइंड हुआ, जब ये बाइंड होगा तो एंजाइम डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसने जो है उससे दूसरी तरह का प्रोडक्ट बनाया। दूसरे वाले में डिकार्बोक्सिलेज सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ, यहां पे दूसरा एंजाइम है तो वो अपने तरीके से रिएक्शन करवा रहा है, यहां पे प्रोडक्ट दूसरा बन गया। ठीक, तो ये स्पेसिफिसिटी होती है काहे की? एंजाइम की, है ना। फिर बात करें अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ये जो है 1961 में एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री यानी ECIUB को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई अब एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन कर दिया जाए ताकि वो यूनिवर्सली पहचाने जा सके। अब जो ये क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के बेस पे चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना, कहीं भी आप चले जाओ, इसी टर्मिनोलॉजी से उनको पहचाना जाएगा। मींस वाइडली एक्सेप्टेड होने चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए। इसीलिए 1961 में एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इसको कुछ मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मेजर फीचर्स ऑफ IUB मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया एंजाइम्स को। फर्स्ट, अकॉर्डिंग जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन, मींस इनको कितने 6 इंपॉर्टेंट क्लासेस में बांट दिया गया। EC1, EC मतलब एंजाइम कमीशन 1, EC1 इस तरह से बता रहा हूं कि ये ध्यान रहे आगे। EC1 है ना, मींस अगर कहीं EC1 लिखा आ जाए इट मींस ऑक्साइडो रिडक्टेज का बात कर रहा है। ऑक्साइडो रिडक्टेज मींस ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहां दोनों होता है ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, राइट। यानी EC1 का मतलब जो एंजाइम ये है वो रिडॉक्स रिएक्शन करेगा, वहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ऐसी जगह पे ये एंजाइम काम कर रहा है। EC2 कहीं लिखा होगा, इसका मतलब है ट्रांसफरेज, यहां पे फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे में। फिर तीसरे नंबर पे हाइड्रोलेज की बात की जा रही है। हाइड्रोलेज मींस यहां पे हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर की बात की जा रही है। फिर बात करें लाइएस, लाइएस मतलब लिसिस हो रही है, कुछ ब्रेक डाउन किया जा रहा है ना। लाइक मींस कुछ ऐड होगा, कुछ रिमूव होगा,
यानी अगर रिमूव मींस यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फिर आइसोमरेज की बात की जाएगी। आइसोमरेज मतलब एक से उसका कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है, मींस कोई एल फॉर्म में है तो डी फॉर्म में, डीवो मींस डेक्स्ट्रो फॉर्म में है तो लीवो फॉर्म में हो जाएगा, खाली उसका स्ट्रक्चरल चेंज है ना, आइसोमरेज। लाइगेज की बात करें मींस समथिंग इज ज्वाइंट, मींस कुछ जो है ये क्या कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, समथिंग सिंथेटिक कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। लाइगेज मतलब जोड़ना, मींस सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज करना। तो ये आईयूबी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इसको इन 6 पार्ट में बांटा है। जब भी याद करो EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6 की तरह याद करो, भूलोगे नहीं। जैसे क्लासिफिकेशन इज इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल। देखो क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन यही है, लेकिन अब समझाने के लिए मैं अलग अलग एग्जांपल दूंगा, है ना। द एंजाइम, जैसे हम स्पेशली एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की बात करें, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का जो कोड होता है, कोड नंबर होता है EC1111, 4 बार 1। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं EC1111। अब EC1 का मतलब जो पहली डिजिट है, EC1 का मतलब ऑक्साइडो रिडक्टेज यानी रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर हो गया। यहीं पे 2 होता तो आप क्या करते, 2 होता तो ट्रांसफरेज लिख देते, EC3 होता तो हाइड्रोलेज लिख देते, EC4 होता तो लाइएज लिख देते, 5 होता तो आइसोमरेज, 6 होता तो लाइगेज लिख देते। ठीक, ये बात हो गई। यानी फर्स्ट डिजिट इंडिकेट टाइप ऑफ रिएक्शन, पहली डिजिट जो होती है एंजाइम कोड की वो डिसाइड करती टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी होगी। फिर बात करें हम दूसरी डिजिट की, दूसरी डिजिट बताएगा सब क्लास, एक्टिंग ऑफ सब क्लास, यानी कौन फंक्शनल ग्रुप डोनर है, यानी CHOH। फिर थर्ड डिजिट जो होती है सब क्लास की सब क्लास होगी, मींस सब क्लास की सब क्लास, जैसे NAD या NADP एक्सेप्टर कौन है, थर्ड क्लास सब क्लास की सब क्लास होगी। फोर्थ की बात करें, ये सीरियल नंबर होता है। फोर्थ डिजिट इंडिकेट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम विच इज द फर्स्ट इन द सीरीज, जिस सीरीज में उसकी डिस्कवरी हुई है, मींस सीरीज में उसका कौन सा नंबर है, फोर्थ डिजिट वो नंबर बताएगा, राइट। तो वो कौन सा एंजाइम है। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन और भी देखते हैं। 6 मेजर क्लासेस एंजाइम फॉलो जो हमने बताया, ऑक्साइडो रिडक्टेज, जैसे एक्ट मैनी ग्रुप टू ऐड और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, मींस रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीजन का एडिशन कह लो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह लो, दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन है ना, वाइस एंड वर्सा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। दीज आर एंजाइम विच आर कंसर्न विद द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये एंजाइम जहां पे भी होगा वहां बायोलॉजिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी। जैसे रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन हो, कहीं फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा हो, जैसे इसमें जो हमारे एंजाइम्स होते हैं जैसे डिहाइड्रोजिनेजेस, ऑक्सीडेजेस, पेरोक्सीडेजेस, ये सारे के सारे एंजाइम्स कैसे हैं, ऑक्साइडो रिडक्टेजेस एंजाइम्स हैं। ठीक, याद रहे इनके एग्जांपल्स याद रखना। ऑक्साइडो रिडक्टेज अगर एमसीक्यू में आए तो डिहाइड्रोजिनेजेस, ऑक्सीडेजेस, पेरोक्सीडेजेस याद रहे। ट्रांसफरेजेस की बात करें, यहां पे हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे सपोज करो ये है प्लस बी, ये आपकी रिएक्शन है ना। इस रिएक्शन को हमने किया तो ए के साथ एक्स जुड़ा था, ये फंक्शनल ग्रुप इसने डोनेट कर दिया बी को, तो इधर क्या बन जाएगा बी एक्स। यहां पे क्या हुआ, जो एक्स फंक्शनल ग्रुप था उसका ट्रांसफर हो गया दूसरे पे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफरेजेस। दीज आर द एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बिटवीन डोनर टू एक्सेप्टर। ए हो गया डोनर और बी हो गया फंक्शनल ग्रुप का एक्सेप्टर। ये काहे की बात हुई, ट्रांसफरेजेस की बात हुई, है ना। फिर हाइड्रोलेजेस की बात करें, अच्छा हाँ एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में क्या, जैसे हेक्सोकाइनेज हो गए, एल्डिहाइडिक कीटोनिक रेसिड्यू हो गए, नाइट्रोजनस ग्रुप हो गए, फास्फोरस या सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स बहुत सारे हो गए, है ना। कौन सी बात कर रहे हैं हम, ट्रांसफरेजेस की बात करें ना। कोलिनेस्टाइल ट्रांसफरेज, हेक्सोकाइनेज, कोलिनेस्टाइल ट्रांसफरेज भी इसी का एग्जांपल है। फिर हाइड्रोलेज की बात करें, हाइड्रोलेज मींस हाइड्रोलिसिस, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। किसी भी रिएक्शन में डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलोगे, जैसे सपोज करो
ए और बी की रिएक्शन कराएं और इससे हमने वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड कर दिया तो AH प्लस BOH बन गया। सिंपली हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ वाटर मींस ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, ये जो दो आपके सबस्ट्रेट है उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करके खुद अपना बॉन्ड बना लेता है। डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अक्रॉस द बॉन्ड विच इज क्लीव्ड। बॉन्ड कौन सा, ये बॉन्ड A और B के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। इसमें एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स हैं इस्टरेजेस। इस्टरेजेस क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। फास्फेटेजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, पेप्टाइडेजेस, है ना, एजेस वाले जितने भी हैं ये क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक, ये बात हुई हाइड्रोलेजेस की, है ना, यानी तीसरे टाइप का। अब हम बात करते का है कि लाइएज की। लाइएज मतलब ऐड वाटर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ठीक, या फिर या तो एडिशन होगा या रिमूवल होगा, है ना, एडिशन होगा या रिमूवल होगा। किसका, एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड का। दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कैसी होंगी, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी। लाइएजेस में बी कंसीडर्ड एज कैटलिस्ट एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वेरियस सबक्लास। इस ग्रुप के एग्जांपल कौन से हैं, एल्डोजेस, डीकार्बोक्सिलेजेस और डिहाइड्रेटेजेस, है ना, डिहाइड्रेटेजेस, डीकार्बोक्सिलेजेस, एल्डोजेस। एल्डोजेस इसका बेस्ट एग्जांपल है जो कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में पूछा गया है ना। तो लाइएजेस क्या है, एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। आइसोमरेज की बात करें, पोजिशनल आइसोमर, इसमें क्या, इसमें ये ऐसे कैटलाइज द आइसोमराइजेशन मींस एक स्ट्रक्चरल फॉर्म से दूसरे स्ट्रक्चरल फॉर्म में, जैसे इंटर कन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल या पोजिशनल आइसोमर्स, है ना। सब क्लास इन दिस ग्रुप जैसे रेसिमेसिस, इपीमरेसिस, सिस आइसोमरेजेस, ट्रांस मींस सिस है तो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस है तो सिस में कन्वर्ट हो गया, लीवो फॉर्म में है तो डेक्स्ट्रो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म में है तो लीवो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसी को आइसोमरेजेस बोलते हैं, मींस आइसोमराइजेशनली चेंज हो जाता है वो। फिर लाइगेजेस की बात करें, दीज एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन टू केमिकल ग्रुप ज्वाइन, दो केमिकल रिएक्शन ज्वाइन करके कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं, है ना, यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जैसे ग्लूटामीन सिंथेटेज, ये सारे सिंथेसिस वाले सब सिंथेटेज कर रहे हैं। एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज है, सक्सिनेट, थायोकाइनेज, ये सारी किस कैटेगरी के हैं, लाइगेजेस मीन समथिंग कुछ बड़ा बना रहे हैं, है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और जुड़ के सिंथेसिस कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। जैसे ग्लूटामेट सिंथेटेज की बात करें, कहे कि ग्लूटामाइन सिंथेटेज या ग्लूटामेट सिंथेटेज की बात करें। अब बात करते कहे कि दूसरा क्या है आप में, एमबी क्लासिफिकेशन। एमबी क्लासिफिकेशन बोले तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जो एडवांस होता है वो पीछे वाले को नहीं छोड़ता। यहां पे IUBMB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन दोनों लोगों ने मिलके फिर से थोड़े से अमेंडमेंट किए, किसमें, नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का। फिर क्या हुआ, इन्होंने एंजाइम कमीशन ने क्या किया, नंबर्स, एंजाइम कमीशन नंबर्स ने क्या किया, इन्होंने देखा दीज आर वैल्यूएबल रिलेटिंग द इंफॉर्मेशन अदर डेटाबेस। जो और डेटाबेस थे जो उस टाइम तक अमेंडमेंट हो गए थे, IUB के बाद जो अमेंडमेंट हो गए थे, उन्होंने फिर से देखा तो उन्होंने पाया कि इसको 6 मेजर क्लास में ही डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। लेकिन बट 7th ट्रांसलोकेजेस वाज एडेड लेटर, बाद में ट्रांसलोकेजेस को ऐड कर दिया गया। यानी जब भी IUB के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा हमेशा 6 टाइप का बताओगे। जब भी IUBMB के हिसाब से पूछा जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के IUBMB के हिसाब से पूछा जाएगा, हमेशा कितना, 7 टाइप का हो जाएगा। 6 था लेकिन MB क्लासिफिकेशन में एक और जुड़ गया, बेसिक डिफरेंस है।
ज्यादा फर्क नहीं, बाकी सब सेम वही, ऑक्साइडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज, बस ट्रांसलोकेजेस ऐड हो गया, बाकी क्लासिफिकेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। अब एंजाइम कमीशन नंबर, अब इसमें देखें अगर हम तो कैसे है भाई, इसमें सातों क्लास ऐड हो गई है ना। एंजाइम कमीशन नंबर इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट सेपरेटली, कहे से फुल स्टॉप से, जैसे ईसी क्या 2 डॉट 2 फुल स्टॉप 7 फुल स्टॉप 1 फुल स्टॉप 1, ठीक, इस तरह से कोड को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सेम वैसे ही है, पहली डिजिट किसको इंडिकेट करती है, 6 मेजर क्लास जो थी, जो 6 मेजर क्लास थी अभी 7 हो गई। नेक्स्ट 2 डिजिट सब क्लास और सब क्लास की सब क्लास, यानी सेकंड और थर्ड, सेकंड सब क्लास थी और थर्ड क्या थी, सब क्लास की सब क्लास थी, जो हमने बताया था, ठीक। लास्ट डिजिट क्या थी, ये सीरियल नंबर ऑफ एंजाइम थी, सीरियल नंबर ऑफ एंजाइम था। जैसे कोड लिखा हमने ना 2.7.1.1, तो 2 एंजाइम कोड क्या है, ई मतलब एंजाइम कोड, 2 का मतलब ये पहला होता, अगर पहला होता तो ऑक्साइडो रिडक्टेज, और दूसरा है इसलिए ट्रांसफरेज, है ना, दूसरा है इसलिए ट्रांसफरेज, ठीक। अब देखो सब क्लास 2 हो गया, और ये 7 का मतलब ध्यान से समझो भाई, ये जो 2 था, इस 2 का मतलब ट्रांसफरेज हो गया, इसकी जगह 1 होता तो ऑक्साइडो रिडक्टेज होता, है ना, फिर 3 होता तो हाइड्रोलेज होता, 4 होता तो लाइएज होता, यहां तक क्लियर। फिर ये जो 7 लिखा है, इस 7 का मतलब क्या है, सेकंड ट्रांसफरेज सब क्लास, ये जो ट्रांसफरेज थी, ट्रांसफरेज की सब क्लास कौन सी है, ट्रांसफरेज फास्फेट, ट्रांसफरेज फास्फेट। अब फिर ये जो थर्ड है 1, ये 1 क्या है, ये सब क्लास की सब क्लास है, मींस अल्कोहल फंक्शन एज ए फास्फेट एक्सेप्टर, ये जो फास्फेट है इसकी भी ये जो सेकंड वाला है इसका भी सब क्लास, कौन सा, अल्कोहलिक फंक्शन किसका, फास्फेट एक्सेप्टर का, है ना। फिर लास्ट में 1 जो बचा हुआ है ये वाला, लास्ट में एंजाइम कौन सा है, एंजाइम सीरियल नंबर 1 कौन सा है, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। इस तरह से कहीं भी एंजाइम कोड ईसी मींस एंजाइम कोड कहीं भी 2711 लिखा हो तो इस तरह आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो, है ना। तो ये एमबी आईयूबी क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक, होप सो कि क्लियर होगा। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, मींस उसको अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इन्फ्लुएंस बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। अब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, भाई मेन चीज क्या है, देखो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम ये करता है हमारा रिएक्शन, क्या बनाता है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा उतनी ज्यादा रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। यानी अगर देखा जाए तो एंजाइम, सिंपल शब्दों में समझो, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होगा, रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन से, तो रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी, रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी। लेकिन एक स्टेज के बाद भाई एंजाइम तुम जितना दे दो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि सारा का सारा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो चुका होगा, अब सबस्ट्रेट बचा नहीं। जब सबस्ट्रेट नहीं बचा तो चाहे जितना एंजाइम डाल दो कुछ फर्क ना पड़ने वाला है ना। तो यानी एक स्टेज तक जब तक सबस्ट्रेट रहता है तब तक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता रहता है, तब तक रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट जाएगी। कैसी, स्ट्रेट जाएगी। लेकिन जब सैचुरेशन आ जाएगा, सबस्ट्रेट खत्म हो चुका होगा, कंप्लीट बाइंडिंग हो चुकी होगी, तो फिर एंजाइम कुछ भी डाल दो, ये रिएक्शन ऐसे ही प्लेटिव रीजन में ही रहेगी, ऊपर नहीं जाने वाली। क्लियर भाई, ठीक है आप ज्यादा एंजाइम डाल दो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दो, लेकिन एंजाइम करेगा क्या, वो तो सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करेगा ना, सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब सबस्ट्रेट अब बचे ही नहीं तो तुम कितना भी एंजाइम डाल दो कोई फर्क ना पड़ने वाला। ठीक, क्लियर।
दूसरी बात करी जाए काहे की, टेम्परेचर की। अब एंजाइम, मैक्सिमम एंजाइम हमारी बॉडी में टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये इनका ऑप्टिमल, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है अप्रॉक्स 37 के आसपास। मान लिया 20 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एंजाइम हमारी बॉडी में रहता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37, एंजाइम को बनाया गया है 37 डिग्री सेल्सियस पे हर बॉल पे 6 मारने का, मींस बेस्ट परफॉर्मर, राइट। तो जब तक 20 से आप बढ़ाते बढ़ाते टेम्परेचर जब 37 पे ले आओगे, उस समय अपने फुल फॉर्म में होगा। लेकिन अब नहीं मान रहे हो, उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो डीनेचर्ड होने लगेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक होने लगेंगे, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो अपनी जो कैटालिटिक पावर है, एंजाइमेटिक पावर है, वो उसको खोना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे करके रेट ऑफ रिएक्शन आपका डाउन होता जाएगा। तो मैक्सिमम एंजाइम्स हैं वो हमारी बॉडी पे एक्ट करने के लिए बने हुए हैं, वो बॉडी टेम्परेचर पर उनकी ऑप्टिमल एक्टिविटी होती है। एंजाइम एक्टिविटी विद टेम्परेचर इनिशियली, आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका मींस जब तक देखो डिमांडेड है 37 तक बढ़ाओ, खूब उछल कूद के दौड़ता हुआ जाएगा। लेकिन भाई कहते हैं ना ठंडी बहुत ज्यादा है, ठंडी बहुत ज्यादा है ना, तो हीटर के सामने बैठ जाओ तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। लेकिन कब तक, ज्यादा आंच हो जाएगी, ज्यादा तापने लगोगे तो क्या होगा, जलना शुरू कर दोगे, मींस आपकी एक्टिविटी घटनी शुरू हो जाएगी। बात समझे? तो कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑप्टिमल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ठीक, ये टेम्परेचर की बात हुई। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करें, सभी एंजाइम का अपना अपना एक स्पेसिफिक पीएच होता है ना। हाइड्रोजन की पावर यही तो पीएच है, तो वो अपने पीएच पे ही सही तरीके से काम करता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम नॉट मैक्सिमली एक्टिव थ्रू आउट द पीएच। पीएच की स्केल 1 से 14 तक है। ज्यादा से ज्यादातर एंजाइम सभी पीएच पे काम नहीं कर सकते, सभी का अपना काम करने का अलग तरीका है, अलग पीएच पे काम करते हैं। तो सेवरल एंजाइम हैव ऑप्टिमल एक्टिविटी कितना, 5 से 9, 5 से 9 तक तो ये सही से काम करते हैं। देखो इधर से शुरू किया इन्होंने पीएच बढ़ाना, और 9 तक, 9, 9:30, 10 तक इन्होंने ठीक से काम किया, उसके बाद इनकी एक्टिविटी घटनी शुरू हो जाती है। ठीक, तो इफ द परसेंटेज ऑफ ग्राफ एंजाइमेटिक प्लॉटेड द पीएच चेंज विल बी गेट, है ना, बेल शेप्ड कर्व आता है, शुरू में बढ़ती है उसके बाद घटती चली जाती है। पीएच डिपेंडेंस एंजाइम एक्टिविटी लाइज ऑन द फैक्ट दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सिंपल सी चीज है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और प्रोटीन किसमें रहते हैं, ज्यूटर आयन में। किसमें, ज्यूटर आयन के फॉर्म में। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रक्चरली कॉन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहते हैं। ज्यूटर आयन क्या होता है, प्रोटीन में बहुत डिटेल में समझाया है। इन एडिशन टू चार्ज स्टेट ऑफ द कैटालिटिक साइड में बी इन्फ्लुएंस बाय हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्टिमम पीएच, जैसे ट्रिप्सिन की बात करें तो 7.6 पीएच पे बेहतर काम करता है। पेप्सिन की बात करें पेट में रहता है 2 से लेकर 2.5 पीएच पे, ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। एसिड फास्फेटेस की बात करें ये 5 पीएच पे, एल्कलाइन फास्फेटेस की बात करें तो 9 से 10 पीएच पे ये बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या पीएच बहुत ज्यादा मैटर करती है किसकी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। अब बात कर लीजिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की, ये वैसे ही होगा जैसे आपका एंजाइम था। भाई जो आपकी रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट के और एंजाइम के, है ना। अब वहां हमने एंजाइम बढ़ाया था, यहां हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जब आप बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी रिएक्शन की, क्योंकि वहां पे एंजाइम है। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतने ज्यादा एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा। लेकिन एक स्टेज के बाद जब सारा का सारा एंजाइम ऑक्युपाइड हो जाएगा और मैक्सिमम ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ये सारी की सारी ऑक्युपाइड हो जाएंगी, उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट डाल लो,
कितना भी सबस्ट्रेट डाल लो वो एक्टिव, अब उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। शुरू में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स चलती है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्सेंट्रेशन की सबस्ट्रेट की, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्सेंट्रेशन की सबस्ट्रेट की, रिएक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी रिलेशन बिटवीन एंजाइमेटिक रिएक्शन सबस्ट्रेट इज एक्सप्रेस फॉलोइंग, एक माइकल मेंटन रिएक्शन है, माइकल मेंटन रिएक्शन, ये है उसका फॉर्मूला, V0 इक्वल्स टू V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट डिवाइड बाई कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट। तो अब ये जो है, जो इनिशियल वेलोसिटी है V0 है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, माइकल मेंटन इक्वेशन कांस्टेंट के, ठीक। ये जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन या सबस्ट्रेट कांस्टेंट है, ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कुछ हद तक सबस्ट्रेट के, लेकिन उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी शुरू हो जाती है। तो V मैक्स इंटू एस डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट Km प्लस सबस्ट्रेट, है ना। V0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, S क्या है, सबस्ट्रेट है, V मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, और Km क्या है, ये माइकल मेंटन कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो शुरू में जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है। लेकिन एक लेवल के बाद जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा, अब जगह नहीं बची है, तो चाहे जितना ज्यादा सबस्ट्रेट डाल लो, अब रेट ऑफ, जब एंजाइम की कोई एक्टिव साइट खाली नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी कैसे? जैसे हमने एंजाइम के साथ सोचा था, वही सबस्ट्रेट के साथ है। इसी को माइकल मेंटन इक्वेशन से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये क्या था, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। इसी के साथ फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे हम क्या, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मींस होप सो कि नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर या तो खत्म हो जाएगा या एक छोटा सा वीडियो और बन जाएगा। ओके, बाय।